स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा लास्ट टॉपिक 5th टॉपिक था जो कि पूरा फिनिश हो चुका था। आज मैं यूपी टेट का हिंदी पेडागोजी का 6 टॉपिक कराऊंगी। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दें और आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी का 6 टॉपिक। हमारा 6 टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए मैं इसे देखती हूँ कितने दिन में कंप्लीट कराती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ही कराऊंगी और ये काफ़ी बड़ा है। वैसे इसमें है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने में तो टाइम लगेगा ही। और ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन काफ़ी इसमें है पढ़ने के लिए। तो बस वही, इसीलिए एक दिन में ये कंप्लीट नहीं होगा। हमारा 6 टॉपिक है हिंदी पेडागोजी का भाषा कौशल। तो देखते हैं भाषा कौशल में क्या है। भाषा कौशल के प्रकार, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन कि भाषा कौशल के कौन से प्रकार हैं। तो ये हैं, भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं। देखिए ये आंसर में ये आ सकता है कि कितने प्रकार हैं या फिर कौन कौन से कौशल के प्रकार हैं। तो पहला है श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। पठन वाचन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। तीसरा है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल। लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वालों को उपरोक्त चारों कौशल में दक्ष बनाना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल भाषा शिक्षण का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वालों को उपरोक्त चारों कौशलों में दक्ष बनाना है, जो ये अभी ऊपर दिए हुए थे। प्रथम 2 कौशल ग्राह्यात्मक कौशल तथा अगले 2 कौशल अभिव्यंजनात्मक कौशल कहे जाते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि ये 2 कौशल का नाम आ जाए और ये पूछा जाए कि कौन से कौशल हैं। तो ये ग्राह्यात्मक और ये है अभिव्यंजनात्मक कौशल 2 जो हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आगे है श्रवण कौशल का अर्थ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि श्रवण कौशल क्या होता है, सुनना। ठीक है, भाषा श्रवण का संबंध कर्ण से है, यानी कि कान से है। शब्द का अर्थ सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह ना तो सीख सकता है और ना अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। अतः उसका भाषा ज्ञान शून्य के बराबर ही रहेगा। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा अर्जित करता है। अगर बच्चे को ऊंचा सुनाई देता है या कम सुनाई दे तो बच्चा कैसे सुन पाएगा और कैसे उसे रिपीट कर पाएगा। यहाँ यही बस कहना चाहते हैं। आगे श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व, इसका महत्व के ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि इसके क्या महत्व हैं। तो देखते हैं। बच्चा जन्म उपरांत ही सुनने लग जाता है। ये ध्वनियाँ उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। ये अंकित ध्वनियाँ ही बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। इसमें ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। इसे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। किसको अध्ययन की आधारशिला कहा जाता है? श्रवण कौशल को। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन में इस तरह से आ सकता है। आगे है, इससे वाचन कौशल का विकास होता है। इससे लेखन कौशल के विकास में भी सहायता मिलती है। यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। यह विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्राप्ति में भी सहायक है। पता नहीं क्यों ब्लर हो जाता है मेरा कैमरा, बार बार फिर दिखाई देना बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों। आगे है श्रवण कौशल के उद्देश्य। देखिए इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट ऑप्शन में दे सकते हैं और ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना,
छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। धैर्यपूर्वक सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना। शब्दों, मुहावरों व उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझ सकना। किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। वक्ता के मनोभावों की निपुणता पैदा करना। श्रुत सामग्री के विषय को भलीभांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना। श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भावों तथा तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना। विद्यार्थी में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना। छात्रों को मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार ग्रहण करना। देखिए, ये मैंने कल भी बताया, स्वराघात, बलाघात, किसी चीज़ पर बल देकर बोलना, किसी भी वाक्य पर या शब्द पर बल देकर बोलना, ठीक है। भावानुभूति कर सकना। भावाभिव्यक्ति के ढंग को समझ सकना। भावों, विचारों व तथ्यों का मूल्यांकन कर सकना। ये हमारे थे शिक्षण कौशल के उद्देश्य। ये सारे पॉइंट के रूप में आ सकते हैं। आगे श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं। तो ये देखिए, पहला सस्वर वाचन। छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्रा द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। पहली ये है शिक्षण विधि, श्रवण कौशल की है, और दूसरी है प्रश्नोत्तर। कक्षा शिक्षण के उपरांत अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र सावधान भी हो जाएंगे और कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक भी सुनेंगे। देखिए, एक टीचर पढ़ाता चला जा रहा है और बच्चे उसमें एक तरह से बोरियत सी आ जाती है और ना ही बच्चे उससे ढंग से सुनते। लेकिन बीच बीच में जब टीचर क्वेश्चन पूछता जाता है कि हमने क्या पढ़ाया और इसमें क्या था, तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं कि कहीं अगला क्वेश्चन हमसे ना पूछ लिया जाए। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं। कहानी कहना व सुनना। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने। इससे पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी सुनी या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। श्रुतलेख। वैसे तो श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुतलेख सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनेगा वह पूरी सामग्री को लिख लेगा। जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख के बीच बीच में शब्द या वाक्यांश छूट जाएंगे। भाषण श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। वैसे तो यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। भाषण समाप्ति के उपरांत उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तरों से यह पता लग जाता है कि छात्रों ने भाषण ध्यान से सुना है अथवा नहीं। तो ये थे हमारे श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर, कहानी कहना व सुनना, श्रुतलेख और भाषण। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। आगे देखते हैं। श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रवण सहायक सामग्री का प्रयोग। पहला है ग्रामोफोन। ये देखिए, मैं पहले करा चुकी हूँ, बहुत उसमें कराया था मैंने ये पूरा कोर्स, लेकिन अब मैं इसे पूरा डिटेल में करा रही हूँ। मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर क्या क्या आता है पेडागोजी के अंदर। ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर। ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर सामान्यतः मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग रोचक साधन के रूप में किया जा सकता है। यह ज़्यादा कीमती नहीं है, इसीलिए इसे
विद्यालय में आसानी से खरीदा जा सकता है। कविता, कहानी, महान पुरुषों के भाषण, वार्ता आदि सुनाकर बच्चों के श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। टेप रिकॉर्डर के द्वारा छात्रों को जब चाहे सुना सकते हैं। तत्पश्चात छात्रों से प्रश्न आमंत्रित कर उनके श्रवण कौशल की जांच भी की जा सकती है। आगे रेडियो के द्वारा आकाशवाणी से छात्रों के लिए तरह तरह के उपयोगी शैक्षिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में कार्यक्रम रेडियो भी एक महत्वपूर्ण साधन है। अब हालांकि कोई रेडियो कम सुनते हैं, खैर एफएम वगैरह भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम। चलचित्र में आवाज़ सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। बच्चे हर दृश्य को बहुत ध्यान से देखते हैं, अतः शैक्षिक चलचित्रों का प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बना देता है। दूरदर्शन चलचित्र तो सिनेमा हॉल में जाकर ही देखा जा सकता है, लेकिन दूरदर्शन अब हर घर में पहुंच चुका है। घर में बैठे हुए हम बोलने वाले की आवाज़ तो सुनते ही हैं, साथ में उसकी आकृति भी देखते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में दूरदर्शन का प्रयोग भी कारगर साबित हो सकता है। अब दूरदर्शन तो बहुत कम लोग देखते हैं, गांव में देखते हैं, लेकिन और भी बहुत से चैनल हो गए हैं। लेकिन जितनी नॉलेज वाली चीज़ें दूरदर्शन पे आती थी वो और चैनल पे आती हैं, पर अलग अलग चैनलों पे आती हैं, और उस पर एक ही पे आती थी। वीडियो जैसे किसी भी वार्ता को टेप रिकॉर्डर भी सुनाया जाता है, ठीक उसी तरह किसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर वीडियो के द्वारा दूरदर्शन पर दिखाया जा सकता है। प्रतिष्ठित विद्वानों के भाषण, वार्ता एवं विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के कैसेट लाकर दिखाए जा सकते हैं। उससे श्रवण कौशल के साथ मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने में सहायता मिलती है। आगे कंप्यूटर। आधुनिक युग का विज्ञान का युग है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर की सहायता से भी छात्र के श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषण, वार्ता आदि का वीडियो व अन्य शैक्षिक कार्यक्रम भी कंप्यूटर द्वारा दिखाए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार भी अपने प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटर से शिक्षा देने के लिए प्रतिष्ठित है। ठीक है, ये सारे क्या थे? श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रवण सहायक सामग्री का प्रयोग। ठीक है, आगे है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप लोग कर लेंगे और डेली में यूज़ करने वाली चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। वाचन पठन कौशल। भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चारित रूप है। इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है। मुद्रित रूप लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधि है। जब हम बच्चे को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क के कक्ष भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं। हम उसे उच्चारित करते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है, वाचन कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आ रहा है कि वाचन क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे ये देखिए, ये भी आ सकता है। कैथरीन ओकानर के मतानुसार वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है। वाचन पठन क्या है? एक बहुत कठिन सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है, जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। मतलब ये कैथरीन ओकानर ने बोला है कि वाचन पठन क्या है? एक जटिल अधिगम प्रक्रिया है, और जिसमें दृश्य श्रव्य मतलब देखने की और सुनने की सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध है। मतलब मस्तिष्क से बहुत गहरा संबंध है, किसका? देखने और सुनने की चीज़ों से या उपकरणों से। ठीक है, आगे लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को मौखिक पठन कहते हैं, पर बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ने का पठन नहीं कहा जा सकता। पठन की क्रिया में अर्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है। अर्थ ग्रहण किस सीमा तक होता है, यह तो पठनकर्ता के ज्ञान एवं कौशल पर निर्भर है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें चीज़ें। आगे देखते हैं। वाचन पठन का महत्व। वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है।
वाचन की योग्यता ना रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता। वाचन योग्यता के बिना मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शांत होती है। आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में है वह विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह जानकारी उसे पुस्तकों से मिलती है। इसमें ये है, यही बताया कि मतलब पढ़ना आना चाहिए, तभी वो ज्ञान प्राप्त कर पाएगा और अपने जो दैनिक जीवन है, जो अपने जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, तो बिना पढ़े हुए उन्हें उनका उपाय नहीं कर सकता। आगे है आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में जाता है वह विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये जानकारी उसे पुस्तकों से मिलती है, ठीक है, और उसके लिए पढ़ना जरूरी होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक कार्यों तथा दैनिक कार्यों में मनुष्य को कहीं कुछ पढ़कर सुनाना पड़ता है, कहीं अभिनंदन पत्र पढ़ना होता है, कहीं किसी महापुरुष या नेता का संदेश पढ़कर सुनाना होता है, कहीं पत्र लिखने पड़ते हैं। अतः इस प्रकार के अनेकों सामाजिक कार्यों में वाचन की आवश्यकता से उसकी सामाजिक उपयोगिता बढ़ जाती है। लोकतंत्रात्मक युग में वाचन का महत्व और भी बढ़ गया है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों में घोषणा प्रकाशित होती रहती है। उन्हें अच्छी प्रकार से समझने के लिए वाचन की योग्यता का होना आवश्यक है। यह अतः लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। घर में, उपवन में, यात्रा में व्यक्ति कहीं भी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कहानी, पत्रिका इत्यादि पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकता है। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना आवश्यक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए अध्ययन अति आवश्यक है, और अध्ययन वाचन का ही एक रूप है। इसमें समझाने लायक कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आए तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे देखते हैं वाचन पठन कौशल के उद्देश्य। बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथावसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़े। देखिए, ये थोड़ा सा आरोह अवरोह मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आरोह अवरोह क्या होता है। आरोह अवरोह उतार चढ़ाव को बोलते हैं, ठीक है। उतार चढ़ाव कि आपके स्वर में कितने भावों के अनुकूल, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं तो उसके भावों के जैसे आपके भाव हैं और जैसी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भावों के अनुकूल उतार चढ़ाव आना चाहिए। तो ये वही चीज़ है। और मैंने वैसे आपको ये आरोह अवरोह के बारे में करा दिया था, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से करा दूंगी। वैसे भी हिंदी ग्रामर में मैं इसके बारे में कराऊंगी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि आरोह अवरोह संगीत से संबंधित है। फिर से बता दे रही हूँ, आरोह अवरोह संगीत से संबंधित है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है, व्याकरण में भी होता है, भाषा में भी होता है। तो इसका प्रयोग भाषा में किस लिए होता है? इसका प्रयोग भाषा में उसके जैसे कोई वाक्य हम बोल रहे हैं तो उसको पतन की तरफ दिखाने के लिए या उसे उसका पतन दिखाने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे मतलब इसमें जैसे भाव दर्शाते हैं। किसका भाव दर्शाते हैं? जैसे पतन का, या पीछे जाने का, या उतार का, या गिराव का, अवनति का, मतलब वो भाव दर्शाने के लिए इसका भाषा में यूज़ होता है। वैसे ये संगीत से संबंधित है। चलिए बाकी का इसमें हम हिंदी ग्रामर में बताएंगे, टाइम नहीं खराब करते, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है बालकों को वाचन के माध्यम से
शब्द ध्वनियों को पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह से व जिह्वा यानी जिह्वा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते हैं। जीभ से मतलब मुंह व जीभ से, ठीक है। वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। छात्र पढ़कर उसका भाव समझें तथा दूसरों को भी समझाएं। वाचन का यह एक उद्देश्य है। वाचन का क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन बन रहा है कि छात्र उसका भाव समझें और दूसरों को भी समझाएं। वाचन से अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, सस्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। वाचन के द्वारा छात्र विराम, अर्धविराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ जाता है। आगे है, वाचन का उद्देश्य पठित अंश का भाव ग्रहण करना है। वाचन का अन्य उद्देश्य त्रुटियों का निवारण भी है। वाचन शब्द भंडार में वृद्धि करता है। वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। आगे है, ये क्या थे देखिए, ध्यान रखिएगा, वाचन पठन कौशल के उद्देश्य ये सारे, ठीक है। आगे हम देखते हैं वाचन पठन के आधार। इसके आधार क्या हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वाचन पठन के आधार क्या हैं, ठीक है। वाचन के दो प्रमुख आधार हैं, वाचन मुद्रा एवं वाचन शैली। वाचन मुद्रा का अर्थ है बैठने खड़े होने का ढंग। वाचन सामग्री हाथ में ग्रहण करने की रीति तथा भावानुसार हाथ, पैर, नेत्र आदि अन्य अंगों का संचालन। भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना वाचन शैली है। प्रत्येक वाचक को वाचन करते समय बाएं हाथ में पुस्तक को इस प्रकार बीच में पकड़ना चाहिए कि उसके ऊपर उसके बीच में मोड़कर बाएं हाथ का अंगूठा आ जाए और दूसरा हाथ भावाभिव्यक्ति के लिए खुला रहे। बड़ी पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ा जा सकता है। पढ़ते समय दृष्टि पुस्तक पर ही ना रहे वरन छात्रों की ओर भी देख लेना चाहिए। तो यहाँ ये चीज़ कह रहे हैं कि वाचन पठन के आधार क्या हैं। वाचन पठन के आधार हैं कि उनकी खड़ी होने, एक तो वाचन मुद्रा कैसी है, वाचन शैली कैसी है ना, और उसके बैठने का या खड़े होने का ढंग कैसा है। वाचन सामग्री, टीचर की बात हो रही है, हाथ में ग्रहण कर, टीचर हो या स्टूडेंट हो, मतलब यही तरीका होना चाहिए। हाथ में ग्रहण करने की रीति तथा भावानुसार हाथ, पैर, नेत्र आदि अंगों का संचालन किस तरह से वो कर रहे हैं, और भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह, वही कि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आरोह अवरोह का उचित प्रकार से यूज होना चाहिए, ठीक है। और जो भी पढ़ाता है उसे बाएं हाथ में अपनी किताब रखनी चाहिए और एक हाथ खुला रखना चाहिए, ठीक है। और जब हम पढ़ाते हैं तो हमें अपनी नज़र पुस्तक पे नहीं रखनी है, क्योंकि अगर हम पुस्तक पे रखेंगे तो बच्चे ऊधम करने लगेंगे, कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए हमें अपनी नज़र पुस्तक पे भी रखनी है और बच्चों को भी हमें देखते जाना है। तो यहाँ यही चीज़ बताइए। आगे ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो ये मैं कल कराऊंगी। यहाँ से वाचन पठन की विशेषताएं, या ये करा देती हूँ, वाचन पठन की विशेषताएं करा दूँ। चलिए ये कल ही कराएंगे, वाचन पठन की विशेषताएं, या ये करा देते हैं, फिर शिक्षण विधियाँ कल करा देंगे। वाचन पठन की विशेषताएं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। इसमें देखिए, पहली है प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना। वाचन में सुंदरता के साथ प्रभाव बनाए रखना। मधुरता, प्रभावोत्पादकता तथा चमत्कारपूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ वाचन होना चाहिए। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना। तो इसमें यही विशेषताएं हैं कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और स्पष्ट पढ़ना चाहिए, प्रभावपूर्ण पढ़ना चाहिए, प्रभा के साथ, तो ठीक है। और ये दिया हुआ है आरोह अवरोह का यूज़ होना चाहिए, वो मैंने बता ही दिया, विराम चिन्हों वगैरह का, ठीक है। ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और कल फिर हमारा यही 6 टॉपिक ही रहेगा, और इसका ये हम शुरू करेंगे, इसका ये वाचन पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ। ये काफ़ी लंबा है, तो मुझे लगता है 3 दिन में शायद ये कंप्लीट होगा। तो देखते हैं 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, जितने में भी हो। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी इसी
का रहेगा, 6 टॉपिक का हिंदी पेडागोजी का। तो आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये समझ नहीं आया, तो मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।